अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जो एपिसोड लेके आए हैं वो ना किसी पारंपरिक साहित्य से जुड़ा है, न पुराने प्राचीन साहित्य इतिहास से जुड़ा है, और वो जुड़ा है एक ऐसे व्यक्ति से जिनका हमने कल ही जन्मदिन मनाया। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति जानता होगा। और आप अगर चाहें गेस करना, तो अभी मैंने अपने इस भूमिका में उनका आधा नाम जरूर लिया है। तो हमारे कुछ मित्र जो मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। जी हाँ, हमने कल ही मनाया है जन्मदिन। सुख सदन शाम को। प्रिंटिंग प्रेस था, सरस्वती प्रेस, और उस प्रेस में कई महत्वपूर्ण और बड़े रचनाकार रहे हैं जिन्होंने कार्य किया है, जैसे जैनेन्द्र कुमार और शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तबोध और शिवदान सिंह चौहान, इस तरह के लोग जो हैं, त्रिलोचन शास्त्री, ये सब लोग जो हैं उस प्रेस से जुड़े रहे हैं। अच्छा। प्रेमचंद जी भी वहाँ किराए पर वो प्रकट? हाँ, किराए पर ही थे। और तो वो अपने परिवार, तो उनका लम्हे में था, वो वहाँ से आते थे शुरू में आते थे, फिर वहीं रहने भी लगे, और उसके बाद फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने घर बदल लिया था, लेकिन उनके प्रेस का कार्य वहीं से होता था। होश संभालते ही, यानी 19वीं सदी के ढलते वर्षों में उन्हें एक और दुनिया मिली थी। वो थी कहानियों की दुनिया, साहित्य की दुनिया, जिसके बूते भी मनुष्य मन को सामूहिक स्तर पर प्रभावित किया जा सकता था, रूपांतरित करने की लौ जलाई जा सकती थी। जिस सदी के आखिरी पलों में प्रेमचंद ने होश संभाला, साहित्य के स्तर पर उसी सदी की रचना विश्व स्तर पर कर चुके थे बाल्जाक, पुश्किन, गोगोल, तुर्गनेव, दोस्तोव्स्की, टॉल्स्टॉय, बंकिम, मोपासा, भारतेंदु, चेखोव, रविंद्रनाथ, डी.एल. रॉय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मार्शल प्रूस्त, सॉमरसेट मॉम और रेनर मारिया रिल्के। उनसे थोड़ा पहले जिन्होंने इस सदी में कथा रचना की शुरुआत कर दी थी, वे थे शरद चंद्र। इस प्रत्यक्ष दुनिया का प्रभाव रचनाशीलता के स्तर पर प्रेमचंद पर गहरा पड़ा, और उन्हें रास्ता दिख गया प्रतिवाद करने का, खुद को व्यक्त करने का, लोगों तक पहुंचने का, राष्ट्रीय और सामाजिक संघर्षों से जूझने का, और पहले स्वयं रूपांतरित होने का। क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। मैडम, इस वक्त क्षमा कर दो, कल दिखा दूंगा पक्का। नहीं, मैं नहीं सुनने वाली। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर थी। अभी बोलना छोड़ देती, बताइए भला ये भी कोई बात है? जी नहीं, मैं आज नहीं मानने की।
कल कल करते हो। जी इतनी सीधी और भोली हैं, तभी तो आप इतना मिजाज करते हैं। का दावा है। देखिए, आप लोग मेरे लिए वकालत करना बंद कर दें, मैं अपना वकालत खुद कर लूँगा। मुझे इस वक्त सांपों का तमाशा देखने का जरा भी मन नहीं है। चलो, छुट्टी हुई। अच्छी दांत तोड़ डाले होंगे। किसी के भी दांत तोड़े नहीं गए हैं भाई साहब। दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। कहिए तो दिखा दूँ। इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है साहब मेरे पास। अगर काट ले ना तो आदमी आनंद फानंद में मर जाए। इसका कोई मंत्र भी नहीं है। कहिए तो इसके दांत दिखा दूं? नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता, बाकी तुम कहते हो तो मान लूँगा। नहीं साहब, आप अपनी आंख से ही देखकर मानिए। अच्छा भाई, अब यहाँ से चले। देखो गाना शुरू हो गया है। आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। पुत्र शोक से कभी न उबर सके भगत, लेकिन किसी रात उनकी आंखें किसी और पुत्र शोक में जगी थीं। पानी कुछ कह रहा था, आग कुछ और कह रहा था। अपनी खामोशी में भगत के पाँव में उसे भी पाठक सुन सकता था। कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जी, जाऊंगा कहाँ। देखता था अभी कितनी रात है। भला कई बजे होंगे? अभी 1 बजा होगा और क्या। थाने से आ रहा था अभी, डॉक्टर चड्डा के यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। शायद मर भी गया है। तुम चले जाओ, शायद बच भी जाए। 10,000 तक देने को तैयार है। ना ना भाई ना, मैं तो ना जाऊं ना। चाहे वो 10 लाख भी दे, पर मैं ना जाऊं। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना ही क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानियों को लेके हर व्यक्ति ये जानता है कि ऐसा लगता है कि इनकी कहानी हर किसी के घर की है, हर किसी से जुड़ी हुई है, बहुत गहरे छूती है। हमने सोचा कि जब हम एक ऐसे मौके पे ये एपिसोड कर रहे हैं जबकि उनका जन्मदिन कल था, तो क्यों ना आज उनके बारे में कुछ विशेष बात की जाए। आपने उनकी कहानियां तो बहुत पढ़ी होंगी मित्रों, लेकिन क्या आपने कभी उन पर बनी कोई फिल्म देखी है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको उनके ऊपर एक फिल्म भी दिखाएंगे, छोटी सी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी आप जो है देखना चाहें तो देख सकते हैं, और अंत में हम आपको उस एपिसोड के उस फिल्म को भी दिखाएंगे जो प्रेमचंद पर आधारित है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमने इतने सारे फिल्म डायरेक्टर्स का नाम सुने हैं, लेकिन ऐसा कौन डायरेक्टर है जिसने प्रेमचंद के ऊपर फिल्म बनाई? यानी प्रेमचंद की कहानियों को लेकर तो बहुत फिल्में बनी, क्योंकि उनकी कहानी है ही है ऐसी जो हर किसी को पसंद आए। तो वो कोई अजनबी नहीं है, आपसे आपके परिचित हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो। तो जी हाँ, वो हर बार के हमारे एपिसोड के मेहमान हैं, काशी से जुड़ते हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए अपने मेहमान डॉक्टर गौतम चटर्जी का सबसे पहले स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद आनंद। तो आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि आज हम आपकी जो बहुत सारी फिल्में
चर्चा में जरूर होंगी, जो इसमें रुचि रखते होंगे, लेकिन उतनी चर्चा में नहीं है जितना कि आम फिल्में होती हैं। तो हमने ये आपका एक छुपा हुआ राज लोगों को बताया, अपने दर्शकों को, कि आप ही वो पहले निर्देशक हैं जिन्होंने प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, उपन्यासकार पे, उपन्यास सम्राट पे फिल्म बनाई। तो ये बड़ा एक ऐसा विषय है, जब मैंने फिल्म देखी थी तभी मैंने सोचा था कि इस विषय पे आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ये फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया, और इस फिल्म को बनाने के लिए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, या क्या क्या ऐसे रोचक वाकयात हुए जो आपकी जहन में आज तक हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक मित्रों से भी आप साझा करें। मेनका जी, आपका अभिनंदन। और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि प्रेमचंद को मैं बचपन से पढ़ता था और प्यार करता था, और ऐसा एक समय आया जब उन पर ही फिल्म बनाने का अवसर बना। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझसे कहा था कि क्या मैं उनके लिए प्रेमचंद पर एक फिल्म बना दूं, कि मैं बना दूंगा। तो मैंने कहा था हाँ। और जब इस पर काम शुरू हुआ, या मैंने जब इस पर सोचना शुरू किया, तो मैंने पहला सवाल अपने आप से यही किया कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैंने तुरंत हाँ इसलिए कहा है क्योंकि मैं प्रेमचंद से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे से पहले कितने लोगों ने उन पर फिल्में बनाई हैं, इसको पहले मुझे समझ लेना होगा। अगर मुझसे अच्छी किसी ने बनाई है तो फिर उसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो मैंने देखा कि प्रेमचंद की रचनाओं पर तो कई लोगों ने फिल्में बनाई, लेकिन प्रेमचंद पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई है ना। जैसे हम लोग मुख्य तौर पर जानते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने गबन बनाई थी सुनील दत्त को लेकर, जिसमें शंकर जयकिशन का गाना था, म्यूजिक था। फिर गोदान पर फिल्म बनी है जिसमें राजकुमार जैसे एक्टर्स थे, रविशंकर जी का म्यूजिक था, ये सब लोग जानते हैं। फिर सत्यजीत रे ने उनकी 2 उपन्यासों को बनाया, सदगति और सदगति की खिलाड़ी कहानी। फिर सीरियल भी बनाया तहरीर नाम से उनके कहानियों पर। तो उनकी कहानियों और रचनाओं पर लगातार फिल्में बनती रही है, लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार की ओर से या किसी के फिल्म मेकर की ये नजर क्यों नहीं पड़ी कि जैसे गांधी जी पर फिल्म बनती है और ऊपर भी फिल्म बनाते हैं, साहित्यकारों पर भी बनती है, प्रेमचंद पर क्यों नहीं बनाई। विशेषकर दूरदर्शन की ओर पहले ध्यान जाता है कि आखिर दूरदर्शन ने भी क्यों नहीं बनाई। फिर दूरदर्शन के बाद मेरा ध्यान गया अपने सीनियर्स में सत्यजीत रे पर। सत्यजीत रे ने कई व्यक्तियों पर व्यक्ति चित्र या वृत्त चित्र बनाए, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर पर बनाया। फिर उन्होंने कई ऐसे आर्टिस्ट पर बनाया है जिनसे उन्होंने शांति निकेतन में सीखा था। तो आखिर बात क्या थी कि क्यों नहीं बना। अच्छा, तो आपने मतलब भाई, जो सत्यजीत रे की बात की, तो क्या आपने इस बारे में जानने के लिए कि किसी ने फिल्म बनाई है कि नहीं बनाई है, तो इनसे संपर्क किया, या नहीं, कहाँ से जानकारी इकट्ठा की? जिसने भी फिल्म बनाई होगी तो वो तो प्रकट है ना, उसकी तो बिब्लियोग्राफी में हो गई ना, फिल्मोग्राफी में, कि उन्होंने कितनी फीचर फिल्में बनाई, कितनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो सत्यजीत रे ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, सिक्किम पर बनाई है, और भरतनाट्यम डांसर पर बनाई है, बाला पर। और उसके बाद उन्होंने शांति निकेतन में जिनसे पेंटिंग वगैरह सीखा था उन पर बनाई है, रविन्द्रनाथ ठाकुर पर बनाई है। तो सत्यजीत रे ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, अपने पिताजी पर बनाई है, सुकुमार राय साहित्यकार पर, और प्रेमचंद की कहानियों पर बनाया है। प्रेमचंद पर बनाना उन्होंने उनको क्यों नहीं जरूरी लगा। प्रेमचंद एक उस तरह के लेखक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एक नोबेल लेखक, विश्व स्तर पे ऐसे लेखक जिनको बाय द वे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यही बना कि मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने क्यों नहीं बनाई। तो इसका उत्तर भी ढूंढना था मुझे, क्यों नहीं बनाई है। या सत्यजीत रे के अलावा और बहुत सारे, दूरदर्शन के अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं
जो जब तब किसी न किसी पर बनाते रहते हैं, गांधी जी पर, तो कभी मालवीय जी पर, तो कभी इस लेखक पर, कभी उस लेखक पर। प्रेमचंद ओवर एक्सपोज पर्सनैलिटी है। हिंदी में अगर किसी और भाषा में नहीं भी बना, तो हिंदी में किसी ने क्यों नहीं बनाई? तो इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता था। किससे मैं पूछता, क्योंकि सब लोगों ने उनकी रचनाओं पर बनाई और बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही रहेंगे। तो मुझे जब उत्तर जो मिला इसका अपने आप से, वो ये है कि फिल्म बनाने के लिए विजुअल मटेरियल की जरूरत होती, मूविंग इमेजेस की। तो प्रेमचंद को कोई विजुअल मटेरियल ही नहीं थे। उनका घर है, घर में एक पिन भी नहीं रखा है, पूरा घर बिल्कुल सुनसान खाली। उनकी फोटो है, उनकी पत्नी की फोटो है, उनके चाचा की फोटो है, बस। अच्छा, उनके बच्चे बच्चे उनकी फोटो या उनके बच्चे हैं? नहीं, किसी के पास नहीं है। और प्रेमचंद के परिवार के लोग, मैं जब किशोर था, युवा था, तो जीवित थे। अभी भी उनके परिवार से जुड़े लोग हैं। उनकी माता की ओर से एक दो लोग हैं, मेरे मित्र ही हैं। मैं मैक्सिमम का इंटरव्यू ले सकता हूँ ना। लेकिन प्रेमचंद, या तो मैं किसी व्यक्ति को बनाऊं। तो प्रेमचंद को कोई विजुअल मटेरियल नहीं होने से उन पर आज तक किसी ने फिल्म नहीं बनाई। जैसे मान लीजिए मालवीय जी पर आपको बनाना है, गांधी जी पर बनाना है, तो गांधी जी के विजुअल मटेरियल्स मिल जाएंगे। गांधी जी चल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, है ना। प्रेमचंद पर कोई विजुअल मटेरियल ही नहीं है। ये 3-4 फोटोग्राफ्स हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स, बस। ये उत्तर मिल गया। तो जब विजुअल मटेरियल है ही नहीं, तो फिल्म कैसे बनाए? ये तो बहुत तो मुझे चैलेंजिंग होगा लगा आपके कि लिए। बिल्कुल ये चैलेंजिंग था, और मैं हाँ भी बोल चुका था। मेरे पास एक ही रास्ता था, वो था क्रिएटिविटी। और फिर जब मैं बनाने गया, तो मुझे लगा कि ये जो मेरे साथ के मेरे बाद की पीढ़ी अभी आएगी फिल्म बनाने, अब तो हर कोई बना रहा है, ज्यादातर लोग बना रहे हैं, तो वो ये सीख सकते हैं कि अगर किसी पर फिल्म बनाना है और उस पर विजुअल मटेरियल नहीं, तो फिर कैसे बनाए, ये हमसे वो लोग सीख सकते हैं। तो क्रिएटिविटी का मैंने सहारा लिया। क्रिएटिविटी का सहारा ऐसे लिया, क्रिएटिविटी में माइंड की कोई भूमिका नहीं, क्रिएटिविटी में इमेजिनेशन की भूमिका होती। तो मैंने इमेजिन जो किया, ऐसा इमेजिन किया कि वो बिल्कुल लोगों को सही लगे। जैसे मैंने ये कल्पना की कि जब वो लेखक नहीं हुए थे और कोई भी कहानी नहीं लिखे थे, तब उन्होंने कैसा देश देखा, उनके आसपास का परिवेश कैसा हो बीत रहा था। ये तो मैं कल्पना कर ही सकता हूँ ना, उनकी कहानियों को पढ़ के, या अपने देश में जो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, उनका जो पीरियड था, तो उसमें 2-3 बातें सामने मेरी कल्पना में। पहली बात तो ये थी कि उसमें देश आजादी के लिए लड़ रहा था, और ज्यादातर लोग गांधी जी से प्रभावित थे। तो अगर मैं एक खोज करूं कि प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित थे या नहीं थे, तो एक ये रिसर्च वर्क होगा। तो इसके लिए मैंने उनकी रचनाओं के अलावा उनकी डायरीज, उनके जो चिट्ठियां खूब मिले, और मैंने पूरा पढ़ा। अच्छा, ये पहले तो उन्होंने डायरी और चिट्ठियां आपको कहाँ से अवेलेबल हुई? ये प्रकाशित है, अच्छा। लोग नहीं पढ़ते हैं वो अलग बात है। यही तो पता चला कि अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेमचंद को क्यों पढ़ा नहीं गया है, ये सुन के हैरानी हो। तो पहली बात तो उनकी उनकी जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं मैंने देखी। जैसे मानसरोवर सीरीज है 13 खंडों की, उसमें उनकी सारी शॉर्ट स्टोरीज है, कहानियां। इसके अलावा नॉवेल्स हैं। ये मेरी अपनी राय है कि वो शॉर्ट स्टोरी राइटर बहुत अच्छे थे, नॉवेल राइटर अच्छे नहीं थे। वैसे ही जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवेल राइटर अच्छे थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर अच्छे नहीं थे। ये मेरी व्यक्तिगत बात है, ये फिल्में आई है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे काम शुरू किया, कैसे रिसर्च शुरू किया, कैसे क्रिएटिविटी की भूमिका बढ़ी। तो पहले मैंने ये कल्पना की कि उनके वो जो किशोर थे, युवा हो रहे थे, तो उनके आसपास का परिवेश क्या था। ये कैसे पता चलेगा कि जब देश आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, तो प्रेमचंद पर इसका असर कैसे हो रहा था। तो ये उनकी डायरी से पता चलेगा, उनकी चिट्ठियों से पता चलेगा। तो वो सब मैंने पढ़ी, उनकी रचनाओं के अलावा, कहानियां उपन्यासों के अलावा। तो एक तो ये पता चला कि गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। जब
आज गांधी जी के नहीं होने पर मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो सकता हूँ गांधी जी से, तो उस जमाने में तो सभी थे लगभग, कहा जा सकता, पूरा देश था। तो प्रेमचंद भी थे, तो ये बात पता चली। यानी आंदोलन का जो समय था, एक तो ये विजुअल मटेरियल मिल जाएगा हमें, क्योंकि प्रेमचंद इसके बारे में लिख रहे हैं। दूसरी बात मैंने देखी कि तब तो वो लिख नहीं रहे थे, जब मैं ढूंढ रहा हूं उन्हें, उसमें मैंने देखा कि उनके आसपास का परिवेश कैसा था। तो उनके आसपास का परिवेश ऐसा था कि बहुत ज्यादा शोषण, सवर्ण द्वारा निचली जाति के लोगों पर अत्याचार, ये सब इस तरह के कई विषय थे जिसको वो डायरेक्ट फेस कर रहे थे। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो आजादी के अलावा ह्यूमन सोसाइटी के जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जाति व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, और इसको वो डायरेक्ट देख रहे थे, मतलब उसको वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। पहला एक्सपीरियंस उनका ये हो रहा था कि देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, गांधी जी थे। दूसरा, वो देख रहे थे उन्हीं के आसपास जहां वो रहते थे, वो सोशल प्रॉब्लम्स कैसे एक एक आदमी उसमें फेस कर रहा है, कहाँ शोषण हो रहा है, कौन शोषण कर रहा है, इसको देख रहे थे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस था। तीसरा, उनकी राइटिंग इंस्टिंक्ट था, लिखने की इच्छा थी, उनके मन में आता होगा कि मैं भी कोई कहानी लिखूं। तो इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मन में आजकल के लड़के लड़कियों की तरह की मन क्या कहानी लिखने लगे बिना ये जाने कि दुनिया में मेरे से पहले और क्या लिखा गया उसको पढ़े, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैं फिल्मकार नहीं हूँ, लेकिन मैं फिल्म बना लेता हूँ, तो लोग कहते हैं, मेरी बातचीत से साफ लगता है कि फिल्म की दुनिया का सब कुछ हम जानते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं फिल्म माध्यम में कोई बात कहने जा रहा हूँ तो मुझे ये जानना ही चाहिए कि फिल्म माध्यम क्या होता है, और मेरे से पहले कौन कौन फिल्म मेकर्स वर्ल्ड में हुए, उन्होंने क्या काम किया है। कॉमन सेंस की बात है ना। उसी से ड्रामा अगर मैं करता हूँ, तो ड्रामा की स्क्रिप्ट कितने लोगों ने लिखी है, कैसे लिखी है, थिएटर कैसे किया जाता है, तो मैं जानूंगा तभी तो प्ले लिखूंगा या करूंगा ना। तो प्रेमचंद के साथ ये हुआ कि उन्होंने पता किया होगा कि उनसे जो सीनियर थे वो लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे लिखते हैं, लेखक कैसे हुआ जाता है, जो कि उनके निबंध भी बाद में है लेखक होने पर। तो वो किनको पढ़ते थे, उस जमाने में वर्ल्ड में कौन राइटर हुए, इंडिया में कौन राइटर हुए। तो मेरे पास 3 विजुअल मटेरियल की सामग्री मिल गई, एक देश का आंदोलन, एक सामाजिक परिस्थिति, और एक विश्व रचना संसार। शरद चंद्र भी उन्हीं के समय में हुए हैं। तो मुझे इस तरह से क्रिएटिविटी को एक प्रस्थान मिला, क्योंकि अपने, और ये इतना कन्विंसिंग है ये कल्पना करना, अगर मैं माइंड से सोचता तो नहीं मिलता। माइंड से वही सोचता है जो पूरी दुनिया सोचती। माइंड से नहीं सोचने का फल ये मिला कि मैंने देखा प्रेमचंद को हमारे देश में पढ़ा ही नहीं गया है, विशेषकर हिंदी में। कैसे नहीं पढ़ा गया है, वो ये कि प्रेमचंद पर ज्यादातर लोगों ने, जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने एक ही बात बार बार कही है, और ऐसा एक दो नहीं, शताधिक लेखकों विद्वानों ने कही है कि प्रेमचंद सर्वहारा वर्ग के लेखक थे, प्रेमचंद शोषितों के लेखक थे, डाउन ट्रोडन क्लास के लेखक थे। जब मैं उनके पूरे वाङ्मय से गुजरा तो पाया कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा है ही नहीं। प्रेम पर प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है, वो विश्व की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज में प्रथम 10 में, वो भी पहले नंबर पर रखी जाने ये लगाया था। स्पिरिचुअलिटी पर प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है, शॉर्ट स्टोरी, वो विश्व के 10 कहानियों में से पहले नंबर पर रखी जाने वाली कहानी। लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े होते तो इसकी चर्चा कभी तो कोई करता। 1936 में उनका देहावसान हुआ है। 36 से लेकर के 2019 या 18 तक मान ले, कभी कहीं जिक्र नहीं है उनकी किसी प्रेम कहानी की, उनकी किसी भी ऐसी कहानी की जो स्पिरिचुअलिटी। मुझे यहाँ तक आके फिल्म में कहना पड़ा है एक टिप्पणीकार के रूप में कि रविंद्रनाथ के पूरे रचना संसार में स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। वो ईश्वरवादी नहीं थे, वो ब्रह्म समाजी थे, ब्रह्म को मानते थे, लेकिन उनके गान में, गीतों में, कविताओं में ईश्वर भरपूर है। कहा जा सकता है कि ईश्वर ही है अगर उनकी कविताएं कोई पढ़े। और उन्होंने इतनी अच्छी कहानी रविंद्रनाथ ने भी नहीं लिखी जितनी अच्छी कहानी प्रेमचंद ने लिखी।
तो मेरे पास जब इतना 3 चीजों से एक प्रस्थान बन गया, तो मैंने वहीं से शुरू की। और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी प्रेमचंद की। कहानी का नाम है आत्मसंगीत। मैंने फिल्म की कहानी उसी कहानी से शुरू की और अंत भी वहीं से किया। अब किसी कहानी, किसी उपन्यास पर कोई सीन नहीं बनाया, क्योंकि कहानी उपन्यासों पर तो फिल्म बनाने के लिए लोग हैं ही है, वो तो करते ही रहे। बस उतना पोर्शन लिया जिससे हम बता सके कि प्रेमचंद क्या थे। प्रेमचंद सर्वहारा वर्ग के लेखक नहीं थे। प्रेमचंद प्रगतिशील भर नहीं थे। प्रेमचंद एक लेखक थे। और लेखक होना कितना व्यापक होता है, कितना बड़ा होता है, इसको जानना चाहिए। एक लेखक एक खाली ग्लास पर भी लिख देगा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर भी लिख देगा, अगर लेखक है तो ऐसा लेखक जब अध्यात्म पर लिख रहा है, बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज को मैं कह सकता हूँ। 1.5 पेज की कहानी आत्मसंगीत, उसे पूरी भारतीय दर्शन को आदमी एक बार में समझ जाएगा और कितनी रोचकता से समझ जाएगा, ये लोग अनुमान लगा सकते हैं जो लोग ईदगाह पढ़े हैं, कफन पढ़े हैं, मंत्र पढ़े हैं, बूढ़ी काकी पढ़े हैं। इससे जो प्रेमचंद के प्रति प्यार लोगों में है कि वो किसी भी बात को इतनी रोचकता से कह सकते हैं, ऐसी इसी रोचकता के साथ उन्होंने अध्यात्म पर वो कहानी लिखी है। इतनी रोचक, इतना रोचक, 1.5 पेज की कहानी। ऐसी प्रेम पर कोई 1.5 पेज की कहानी, लेकिन वो मास्टरपीस है। और मैंने पूरी गारंटी से फिल्म में बताया कि पढ़ा ही नहीं गया प्रेमचंद को। तो उसमें मैंने पहले उनकी आत्मकथा भी पढ़ी जो प्रेमचंद ने खुद लिखी थी थोड़ी देर। या फिर प्रेम उनकी पे जो पत्नी ने कहानी लिखी। लिखी है, सबसे पहले हम चाहिए तो उस कहानी का भी नाम बताएं आप। उस जैसे कहानी का नाम है उस कहानी का नाम है खुदी। वो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में लिखे थे, हिंदुस्तानी भाषा में। तो जैसे बेखुदी होता है कि होश ही नहीं है कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, उसका अपोजिट है खुदी, कि हम होश में हैं और प्रेम के होश में हैं। तो एक लड़की की कहानी है, उसके माता पिता को पता नहीं है, उसको गांव के लोग पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी कहानी है। अब कोई भी पढ़ सकता है। तो खुदी कहानी सबसे अच्छी प्रेम कहानी है। आत्मसंगीत सबसे अच्छी कहानी है जिससे भारतीय दर्शन को पता चलता है। इसके अलावा ऐसी बहुत कहानियां हैं जो पढ़ी नहीं गई। तब मैंने ये देखा कि मैं भी तो हिंदी संसार में बड़ा हुआ हूँ। लोगों ने जो कोर्स में कहानियां थी, हाई स्कूल, इंटर और बीए में, बस उतना पढ़ा है। प्रेमचंद से लगाव होने के कारण, सभाओं में बोलने के कारण उन्होंने कुछ और कहानियां पढ़ ली है। उपन्यास पढ़ने का जोखिम नहीं उठाया। कुछ लोगों ने 1-2 उपन्यास भी पढ़ लिया, मान लीजिए गबन या गोदान। लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया कि प्रेमचंद से प्यार करने का मतलब है कि प्रेमचंद के सारे शब्दों को पढ़े, प्रेमाश्रम भी पढ़ जाए, जो कुछ लिखा है सब पढ़े। ये तो वही पढ़ेगा जो उनका जो पाठक होगा और प्यार करता है ना। बिल्कुल। और ये जो है, ये आज जो है आपके पीछे रखी किताब साबित कर रही है, प्रेमाश्रम। हाँ, प्रेमाश्रम। तो क्लास 5th में हमने पढ़ी थी ईदगाह। क्लास 8 में पढ़ी थी हमने मंत्र। क्लास हाई स्कूल में पढ़ी थी मैंने नमक का धुरो। ऐसे करते करते आगे हम लोग पढ़े थे। फिर हिंदी साहित्य से मैंने कोई ग्रेजुएशन किया नहीं, लेकिन वहां पर और भी कहानियां होती है, जैसे बूढ़ी काकी होती है, 2 बैलों की जोड़ी होती है, और सी कहानियां होती है। तो लोग इतना पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं 2-4। वो भी वो साहित्यकार जो अपने आप को साहित्य की श्रेणी में रखना चाहते हैं कि मैं भी साहित्यकार हूँ, मुझे जाना चाहिए। वरना किसी ने भी पूरा वाङ्मय नहीं पढ़ा है। पूरा तो छोड़ दीजिए, सिर्फ मानसरोवर ही नहीं पढ़ा है, जिसमें जीवन का कोई विषय नहीं छूटा है। लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा वटवृक्ष है जिसके शैडो में सारे ह्यूमन इमोशंस आ गए, कुछ बचा नहीं। लेकिन मैंने खुद पाया है कि कई विषय बच गए हैं, जैसे कि मान लीजिए संध्या भाषा, ये इस पर हमने फिल्म बनाई, या और भी कई विषय। लेकिन प्रेमचंद को मैं देखता हूँ कोई विषय छूटा नहीं। प्रेमचंद ने सारे विषयों पर पहल की और कहानी लिखी। बहरहाल ये 3 कल्पनाएं की उनके अपने जीवन के परिवेश की, इसी में मेरी करीब 60 या 68 मिनट की फिल्म बन गई और फिल्म रिलीज हुई। सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई, दो चीजों के कारण जब फिल्म बन गई। पहली तो खुशी हुई कि मैं जब भी प्रेमचंद पर बोलता था या लिखता था अपने पत्रकारिता के दिनों में या साहित्यिक सभाओं में, तो मैं एक दृश्य का उल्लेख जरूर करता था, क्योंकि वो मुझे मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था तब से वो मेरे भीतर वो इतनी ज्यादा हृदय स्पर्शी तो नहीं कहेंगे, हृदयंगम हो गई थी। जब मंत्र में जिसका बेटा डॉक्टर चड्ढा ने देखा था वो मर गया था, फिर डॉक्टर चड्ढा का बेटा मर गया है कैलाश सांप के काटने से, और सांप वो विष हटाने का मंत्र उसी
बूढ़े भगत के पास है, वो रात में चलता है। मतलब उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जिस डॉक्टर की वजह से मेरा बेटा नहीं रहा, आखिरी बेटा, मैं उसके बेटे को बचाने जा रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता। उसको बस बचाना है, एक ध्येय कि किसी को सांप ने काटा तो मुझे बचाना है। लेकिन उसकी पत्नी भी उसको रोकना चाह रही है या टटोलना चाह रही है, तो वो पत्नी को बुद्धि से जवाब दे रहा है। बोले तुमको नींद नहीं आ रही? क्योंकि पूरे गांव में फैल गई ये बात कि डॉक्टर का बेटा मर गया है, सांप और मंत्र इसी के पास है। तो वाइफ वो देख रही है कि ये बार बार उठ के खिड़की से देख रहा है, तो वाइफ भी कह रही है बुढ़िया की तुमको नींद नहीं आ रही, मतलब थोड़ा सा उलाहना देखे। लेकिन ये उत्तर दे रहा है ब्रेन से, हार्ट से नहीं कि नहीं हम देख रहे हैं कि अभी सुबह होने में कितनी देर है। वो बिल्कुल बताना नहीं चाहता कि उसके भीतर ये हो रहा है कि मैं जल्दी जाके बचा लूं। फिर वो बुढ़िया समझ जाती है, वो करवट बदल लेती है ताकि वो निकल के जाए, उसको लगे कि किसी ने देखा नहीं। वो दरवाजा धीरे से खोल के निकल के जाता है, तब तक बीच में चौकीदार आ जाता है। चौकीदार भी उससे बोलता है तुमसे रहा नहीं गया ना, तुम जा रहे हो बचाने, जल्दी जाओ। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तो वो तब भी बोल रहा है कि नहीं नहीं हम क्यों जाएंगे बचाने, हम तो देखने जा रहे हैं कि बड़े घरों के, जब अमीर घरों के बेटे मर जाते हैं तो वो उनके पिता कैसे होते। ये बोल तो रहा है लेकिन पांव जा रहा है उधर। ये मुझे इतना छू गया था, तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं इस बात को अपनी फिल्म में दिखा सका। एक तो ये खुशी हुई। माँ जी, मुझे उस पाल ले चल। इस मनोहर रात ने मुझे व्याकुल कर दिया है। इतनी रात में नाव नहीं खोल सकता, हवा बहुत तेज है और लहरें बहुत डरावनी, जान जोखिम में है। मैं रानी मनोरमा हूँ, मुझे पाल लगा दे, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। तब तो और नहीं खोल सकता, रानियों का इस नदी में निभा नहीं। चौधरी, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे प्राण उस ओर खींचे जा रहे हैं, मुझे पाल लगा दे। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। अब भला मैं गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए क्या नहीं। कहीं कुछ ऐसी चीज ना मांग बैठो जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। नहीं, मैं ये हार देती हूँ तुझे, ये अत्यंत मूल्यवान है। भला इस हार को लेकर मैं क्या करूँगा? सच्चे मोती हैं। तब तो और भी नहीं ले सकता। मांझिन गले में पैर कर घूमेगी और उसी देखकर जलेंगे, और अगर दिन में किसी ने देख लिया तो दिन में ही डाका पड़ेगा। आपका यह हार तो मुझे चाहिए ही नहीं। अरे तो भी तू बोल, तुझे क्या चाहिए? और क्या दीजिएगा? खुद कुछ बोलता नहीं और खुद कुछ मांगता नहीं। मेरी क्या दशा हो रही है ये तू नहीं समझ सकता। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माजी के पैर मलूंगी। प्यारी माजी, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। तो तू अपने मुंह से क्यों नहीं कुछ मांगता? ओ, कितना विवल करने वाला। माजी, अब मुझ में तनिक भी धीरज नहीं है, जल्दी नौका खोल। चौधरी, चौधरी, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे उस पार ले चल, नाव खोल दे। मुझे ये तान व्याकुल कर दे रही है चौधरी, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझसे और रहा नहीं जाता। मेरे धैर्य। सुंदर बदाना सुख सदाना श्याम को निरखा नयन मन लाग्यो। अब हालांकि प्रेमचंद पे बात करने के लिए एक एपिसोड पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारे पास समय अभाव है, और अगर वो संभव हुआ तो अगले एपिसोड में कुछ और बातें हम करेंगे प्रेमचंद के बारे में। इस एपिसोड में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच एक नई बात आपने बताई। आनंद आनंद।